नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिवीजन सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में भारत को आजाद करवा दिया था, संविधान लागू हो गया था। और आज अपन चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक, राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। ये अब अंतिम कगार पे है, सिलेबस अब खत्म होने वाला। एक क्लास और आएगी जिसमें अपन नेहरू युग के संस्थानिक निर्माण और विज्ञान एवं तकनीकी विकास पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा करते हैं। भारत की आजादी के बाद सबसे प्रमुख मुद्दा था रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण प्रमुख मुद्दा था इन रियासतों का एकीकरण। अखंड भारत का निर्माण करना था, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका जिम्मा सौंपा जाता है और उन्होंने ये बखूबी निभाया और संपूर्ण रियासतों को एकीकरण करवाया था। संपूर्ण रियासतों का एकीकरण करवाया था, इसीलिए उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसी रियासतें थी जिनका विलय काफी मुश्किल से हुआ था, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। हालांकि कई कहानियां हैं जिन्हें आप पढ़ चुके होंगे, अब केवल और केवल अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अपन कहानियों पे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में राजा थे डोगरा वंश के हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना भारत में मिलना चाहते थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। इसीलिए फिर कबाइलियों के द्वारा घुसपैठ की जाती है जम्मू कश्मीर में। तब हरि सिंह जी भारत से सहायता मांगते हैं, तब भारत द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और तब भारत कहता है कि अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो तो हम सहायता प्रदान करेंगे। तब हरि सिंह जी के द्वारा डोगरा वंश से थे, जो संबंधित महाराजा थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। हरि सिंह जी के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है 26 अक्टूबर 1947 को। तब भारतीय सेना आती है और कबाइलियों को वापस भगा देती है। भारत में विलय हो जाता है जम्मू कश्मीर का। 26 अक्टूबर 1947 को जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है विलय पत्र को, और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं जूनागढ़ में यहाँ का नवाब था महावत खान पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इस कारण यहाँ हालांकि सबसे ज्यादा हिंदू जनता थी, तो फिर यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाता है और जनमत संग्रह में 90% जनसंख्या भारत में मिलना चाहती थी। इसीलिए 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का विलय भी भारत में करवा लिया जाता है। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का विलय। कहा जाता है कि ये अपने बीवी बच्चों को तो यहाँ छोड़ के चला गया था, लेकिन कुत्तों को लेकर चला गया था। आगे चर्चा करते हैं हैदराबाद की कई कहानियां हैं, कैसे भागा था वहां का नवाब। वहां पे आसफजाही वंश का राज था और यहाँ का निजाम था मीर उस्मान अली खान। तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, और भारतीय सेना हस्तक्षेप करके 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद का विलय करवाते हैं। 17 सितंबर, जो 14, 15, 16, 17 4 दिन तक ऑपरेशन पोलो चलता है और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही भारतीय सेना के द्वारा 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय भारत में करा लिया जाता है। तो ये प्रमुख रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिनका विलय भारत में कैसे हुआ था, उस समय कौन नवाब था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि सीधे टॉपिक दे रखा है राष्ट्रीय एकीकरण। आगे चर्चा करते हैं। रियासतों का एकीकरण तो हो गया, लेकिन अब आजादी के बाद प्रमुख मुद्दा था भाषा का मुद्दा, कि कौन सी भाषा रखी जाए, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे प्रमुख मुद्दा था। इस राज्यों का पुनर्गठन के लिए ही 1948 में, जून 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन एस के धर की अध्यक्षता में किया जाता है, इसीलिए इसे एस के धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। गठन हो रहा है जून 1948 में, रिपोर्ट दे रहा है दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट दी और इसने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, और इसने बताया कि प्रशासनिक आधार बताते हुए कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर बनती है जेवीपी समिति का गठन होता है दिसंबर 1948 में, और जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया
के द्वारा जेवीपी समिति का गठन किया जाता है और इन्होंने अनुशंसा दी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति, एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भी भाषा को आधार बनाना अस्वीकार कर लिया। आर्थिक स्थिति, एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार मानना इन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार अस्वीकार कर दिया था, जेवीपी समिति ने भी। फिर 19 अक्टूबर 1952 मद्रास के श्री पोटी रामालू 19 अक्टूबर 1952 मद्रास के श्री पोटू रामालू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था और भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी, जिसके कारण 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो जाता है, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ता है और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का। लेकिन आंध्र प्रदेश के गठन के बाद ये मुद्दा और ज्वलंत होता चला गया, इसीलिए सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनता है फजल अली की अध्यक्षता में, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में बनता है और इसमें सदस्य थे के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर भी इनके सदस्य थे। ये रिपोर्ट देता है 1955 में, 1955 में रिपोर्ट देता है और इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के लिए आधार को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसने हालांकि कहा था कि केवल भाषा ही नहीं होना चाहिए आधार, प्रशासनिक, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 श्रेणियां बनती हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो अभी तक चल रही है। तो आज अपन ने चर्चा कर ली है शॉर्ट रूप में राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। सीधे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, रिविजन के रूप में अपन ने कम टाइम में रिवीजन कर लिया है। अभी अपने केवल और केवल एक टॉपिक बचा है, फिर अपने सीईटी में मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक बचा है नेहरू काल के संस्थानिक निर्माण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो बचता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हालांकि अपन टेक्नोलॉजी में पढ़ लेते हैं, फिर भी अपन चर्चा कर लेंगे। कल अंतिम क्लास रहेगी अपनी, तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।